तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नया चैप्टर दैट इज काइनेमैटिक्स। और उसके अंदर भी हम लोग पहले काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन देखेंगे, उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह यानी टू डायमेंशनल मोशन देखेंगे, और तीसरा जो पार्ट है इसमें वो रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वगैरह वो सब चीजें वो बाद में देखेंगे। ठीक है, इनफैक्ट रिलेटिव मोशन थोड़ा बहुत मैं वन डायमेंशनल मोशन में भी पढ़ा देता हूँ, बट बाकी डिटेल तो वहीं पे देखेंगे जब हम लोग रिलेटिव मोशन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शुरू में तो कुछ बेसिक डेफिनेशन ही हैं, और उसके बाद फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स होता क्या है? काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू द कॉज ऑफ मोशन। मतलब कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, यानी फोर्स वगैरह अगर बात करें तो फोर्सेज वगैरह के साथ में उसको डायनेमिक्स कहते हैं, जब फोर्सेज भी साथ में स्टडी में आ जाते हैं। तो विदाउट रेफरेंस टू एनी फोर्सेज कॉजिंग द मोशन फॉर इन्फ्लुएंसिंग द मोशन, जो स्टडी ऑफ मोशन है उसको हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। ठीक है, अब रेस्ट और मोशन क्या है? तो मैं अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई चीज पकड़, लेटर से ये मैंने ऐसे हाथ में रखा है, क्या बोलोगे, रेस्ट पे या मोशन में? क्या बोलोगे? रेस्ट पे। लेकिन पता है ये तुम लोगों के रिलेटिव रेस्ट पे है। अगर मान लो अभी चांद पे कोई मेरे रिलेटिव रहते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से तो पूरी की पूरी अर्थ घूमे जा रही है, पता नहीं कितने किलोमीटर पर सेकंड से घूम रही है अर्थ, इज इट नॉट? अर्थ का सरफेस कितने किलोमीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो वो क्या बोलेगा, ये तो बहुत तेजी से चल रहा है, तुम लोग गलत बोल रहे हैं। तो गलत कोई भी नहीं बोल रहा है, बट ये जो है मोशन और रेस्ट जो होता है ये रिलेटेड टू अ फ्रेम होता है। कोई बंदा ट्रेन में बैठा है, उसके सामने उसका सूटकेस पड़ा, तो बोलेगा सूटकेस रेस्ट पे है। लेकिन कोई बंदा प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, ट्रेन चल रही है, बंदा भी चल रहा है, सूटकेस भी चल रहा है, तो उसके लिए मोशन। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइन करते हैं? तो याद करो, वेक्टर्स में मैंने बात की थी पोजीशन वेक्टर की। कोई भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो, उससे उसके पार्टिकल की पोजीशन को जोड़ देते हो, तो वो वेक्टर मेरा पोजीशन वेक्टर है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? अगर तो पोजीशन वेक्टर मेरा टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे बॉडी मोशन में, और अगर पोजीशन वेक्टर मेरा टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या कहेंगे? बॉडी रेस्ट पे। तो समझ में आया रेस्ट एंड मोशन? ठीक है, ओके, ये डेफिनेशन है। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम देन पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन, इफ डज नॉट चेंज देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, और क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा रिलेटिव टू रेफरेंस फ्रेम होता है, इसलिए रेस्ट एंड मोशन आर फ्रेम डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जांपल, टू एन ऑब्जर्वर इन अ ट्रेन, a suitcase might appear to be at rest, while for platform observer suitcase might be appear to be moving। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम की बात तो मैंने कर ली, लेकिन अभी रेफरेंस फ्रेम की खुद की क्या डेफिनेशन है? तो रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन क्या है? ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है। रेफरेंस फ्रेम्स कई तरह के हो सकते हैं, कार्टेशियन रेफरेंस फ्रेम हो सकता है, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, कई तरह के रेफरेंस फ्रेम्स हो सकते हैं। अभी बाय एंड लार्ज हम कार्टेशियन रेफरेंस की बात करेंगे, जहां पे हम एक्स वाई जेड एक्सेस के रेस्पेक्ट में हम लोग 3 लीनियर कोऑर्डिनेट से हम पोजीशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या है? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस या कोऑर्डिनेट सिस्टम विच विद रिस्पेक्ट टू विच एनी मोशन इज स्टडीड। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल जस्ट बी सेट ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस फिक्स्ड टू अ सर्टेन ऑब्जर्वर ऑफ फ्रेम रेफरेंस। ठीक है, एक्स वाई जेड से आई कैप जे कैप के कैप में पोजीशंस की बात करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जब कोई पार्टिकल सिर्फ एक ही लाइन के अलोंग आगे या पीछे चल रहा है। ठीक है, सेम लाइन होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? वन डी मोशन। अब वो लाइन जरूरी नहीं है कि खाली एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, वो एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है। तो मतलब जस्ट बिकॉज इट इज इन अ प्लेन, टू डी मोशन नहीं बोलते उसको, हम बोलते फिर भी वन डी मोशन है अगर मोशन इज कन्फाइंड टू अ सिंगल लाइन। ठीक है, ओके। तो एग्जांपल क्या होगा? ट्रेन मूविंग अलोंग स्ट्रेट ट्रैक, या फिर स्टोन को मैंने ऊपर फेंक दिया तो ऊपर ही जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा डायरेक्टली। ठीक, तो वो हम लोगों का वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, अब यहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं काइनेमैटिक्स की, ऑल्दो ये दे आर नॉट स्पेसिफिक टू वन डी मोशन, बट जनरल आइडिया भी थोड़ा काइनेमैटिक्स का होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है? डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसको भी थोड़ा वेक्टर्स में बात की थी। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। ए से बी तक अगर जा रहा है तो ये जैसे ऐसे पाथ के लॉन्ग जा रहा, तो ये पाई आर जो है मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, और जो स्ट्रेट लाइन से ऐसे जा रहे हो ए से बी तक जो वेक्टर आ रहा है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं कर रहा, वेक्टर्स में भी बात कर ली थी इसी की। आप ऐसे से पत्थर को ऊपर फेंका, ऊपर से वापस नीचे आ गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल तो कुछ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर अच्छा, इसमें भी क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं? अगर वन डी मोशन चल रहा है और पार्टिकल का रिवर्सल नहीं हो रहा है। जैसे सोचो पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चल रहा है, उसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चलते जा रहा है। ठीक है, उसका कुछ रिवर्सल कभी भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या तो फिर उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन पार्टिकल थोड़ा आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? पाथ लेंथ अलग हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगी। समझ गए? तो आप इसको यूज करके कई बार इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मतलब मान लो मैंने कुछ ऐसे दे दिया कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो ऐसे वेरी कर रही है, t-1 इंटू t-2 ऐसे करके वेरी कर रही है लेटर से पार्टिकल की पोजीशन। तो क्या दिख रहा है? t=1 पे भी पार्टिकल जीरो पे है, t=2 पे भी जीरो पे है, लेकिन बीच में कहीं और है। तो इसका मतलब क्या है? घूम के वापस आ रहा है, इज इट नॉट?
तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं रिवर्सल मार रहा है। तो अब अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन है जहां पे पार्टिकल रिवर्सल मार रहा है, तो जहां पे अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन चल रहा है हमारा, मान लो पोजीशन वर्सेस टाइम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो रिवर्सल जहां पे भी होगा वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी, राइट। पॉजिटिव वेलोसिटी से नेगेटिव वेलोसिटी होने के लिए जीरो वेलोसिटी से तुम्हें पास करना पड़ेगा, अनलेस कोई मैथमेटिकल सी बात हो, नहीं तो फिजिकली वो इम्पॉसिबल है, यानी इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया विदाउट पासिंग थ्रू जीरो, तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी मुझे पता लगाना है कि किस टाइम पे पार्टिकल ने पॉसिबली अपनी डायरेक्शन रिवर्स की है, तो क्या करोगे, पोजीशन का डेरिवेटिव जीरो कर दोगे, राइट। वेलोसिटी को जीरो कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पार्टिकल हैज पॉसिबली रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन। क्या नेसेसरली रिवर्स होगा, कोई जरूरी नहीं है। पार्टिकल हो सकता है स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो और आगे आगे जाते जा रहा है, पार्टिकल की स्पीड कम होती जा रही है, जीरो हो गई, लेकिन उसके बाद फिर जीरो स्पीड से फिर सेम डायरेक्शन में आगे चलने लग गए, हो ही सकता है, is it not? तो zero velocity does not ensure that reversal will happen, but reversal requires that zero velocity will be there, unless कोई mathematical type का फंक्शन या sudden reversal हो रहा हो, that doesn't represent physical situation। बहुत कम टाइम में रिवर्सल हो सकता है, लेकिन लिटरल जीरो टाइम में रिवर्सल का मतलब इनफाइनाइट एक्सीलरेशन हो जाएगा, और इनफाइनाइट एक्सीलरेशन मतलब होता है इनफाइनाइट फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे। जैसे मान लो बॉल को मैंने बैट से हिट किया, तो तुम बोल सकते हो कि सडन रिवर्सल हो रहा है, लेकिन वो सडन रिवर्सल भी अगर उसको विंडो को मैग्नीफाई करके देखोगे, तो बॉल आगे जाती जा रही है, बैट को दबा रही है, फिर बैट से दोबारा से रिफॉर्म हो रही है, और उसके बाद फिर पीछे की तरफ जा रही है। तो दिस टेक्स सम फाइनाइट टाइम, कुड बी मिली सेकेंड्स, कुड बी माइक्रो सेकेंड्स, इट कैन नॉट हैपन इन लिटरल जीरो टाइम, समझ। तो जब भी मुझे पता करना है पार्टिकल कहाँ पे रिवर्सल किया है, तो क्या करोगे, पार्टिकल के पोजीशन का डेरिवेटिव जीरो करोगे, या डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव या पोजीशन का डेरिवेटिव, दोनों ही वेलोसिटी का डेरिवेटिव, समझ गए। और फिर क्या करोगे, जहां तो फिर सेगमेंट्स, मान लो t इक्वल टू जीरो पे चला, स्टार्ट किया, तो t इक्वल टू वन पे रिवर्सल हुआ, फिर मान लो t इक्वल टू टू पे फिर से रिवर्सल हुआ, फिर t इक्वल टू थ्री तक मेरे को निकालना डिस्टेंस, तो क्या करोगे, जीरो से वन तक का अलग से डिस्टेंस निकाल लो, वन से टू का अलग से डिस्टेंस निकाल लो, और टू से थ्री का अलग से डिस्टेंस निकाल लो, और सबको मॉड लेके ऐड कर दो। मतलब डिस्टेंस बोल रहा हूं तो मॉड लेने की जरूरत नहीं, बाकी डिस्प्लेसमेंट्स निकाल के मॉड लेके ऐड कर सकते हो। बात समझ आएगी नहीं। तो जब तक पार्टिकल सीधी लाइन के लॉन्ग जा रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, रिवर्सल करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो जाएंगे। उसको कैसे लोकेट करना है, वेलोसिटी को जीरो करके लोकेट कर सकते हैं। आई बात समझ में। हाँ, और इन जनरल जो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, उससे कम कभी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली, ठीक है ना। ओके। अच्छा, इसके बाद क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते तो वो मेरा क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो मैंने जान के स्मॉल v और कैपिटल V सिंबल्स यूज किए, कैपिटल V टू सिग्निफाई इट्स वेलोसिटी। ध्यान रखना, खाली इसका मॉड मत लगा देनी, यानी वेलोसिटी का मॉड इज नॉट स्पीड, समझ गए कि नहीं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मॉड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मॉड एवरेज स्पीड नहीं होता है। वो क्यों होता है, वो भी थोड़ी देर बाद मैं कर्व में दिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड बराबर नहीं होते हैं इन जनरल, ठीक है। वो चीज तो खैर इससे समझ में आ रहा है कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे मैग्नीट्यूड में, इसलिए, ठीक है। ओके। और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, रेशियो। अच्छा, ये तो मेरा हो गया एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर डेल्टा आर और डेल्टा एस बराबर ही होते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन एक ही बात होती है, ऑल्दो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एक बात नहीं होती है। देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है ना डिस्प्लेसमेंट। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो होगा चेंज इन फाइनल पोजीशन माइनस चेंज इन इनिशियल पोजीशन। लेकिन इनिशियल पोजीशन में तो कुछ चेंज होता ही नहीं ना, मोशन जब चालू हो गया है तो इनिशियल पोजीशन तो जो थी वही थी, आर नॉट में तो कुछ चेंज होगा ही नहीं ना। इसलिए डेल्टा एस और डेल्टा आर बराबर होते हैं, लेकिन एस और आर बराबर होने कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ में। ओके। और ये वेक्टर क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और v एवरेज जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो होगी हमेशा एवरेज स्पीड से तो कम होगी, और बेस्ट केस में बराबर हो सकती है, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड्स, कब इक्वालिटी होल्ड करेगी, तो मोशन इज कॉन्टिन्यूअसली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सल, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके। इसमें आर नॉट क्या था मेरा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और डेल्टा एस क्या आ गया, डेल्टा आर माइनस डेल्टा आर नॉट। आर नॉट डज नॉट चेंज एज द पार्टिकल मूव्स, सो डेल्टा आर नॉट इज जीरो, इसलिए डेल्टा एस और डेल्टा आर बराबर है, इवन दो एस और आर बराबर नहीं। बाय कन्वेंशन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज टेकन एज जीरो व्हेन द क्लॉक इज स्टार्टेड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत बोलना कि क्वेश्चन में सर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं दिया, तो वो जीरो ही है।
क्योंकि तुम्हारे लिए पार्टिकल की हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तुमने जब देखना शुरू किया उस टाइम पे तो जहाँ पे था वहाँ पे था, चेंज इन पोजीशन 0 ही था इनिशियल, इसलिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंस्टैंटेनियस स्पीड और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की। तो याद करो जब मैंने कैलकुलस पढ़ाया था तो मैंने बोला था इंस्टैंटेनियस भी एक तरह का एवरेज ही होता है, लेकिन कितने टाइम के लिए एवरेज, जितना छोटा टाइम इमेजिन कर सको, ठीक है। हाँ, टाइम टेंडिंग टू जीरो, टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो, तो ठीक है। क्या लिखा, रिकॉल व्हाइल वी वर being introduced to instantaneous rate of change, we learned that instantaneous rate of change was nothing but an average rate of change for an infinite interval of time। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, dl by dt हो जाएगा, अगर l मैंने डिस्टेंस को बोला, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, अगर मेरा टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो कॉर्ड लेंथ और आर्क लेंथ बराबर हो जाएंगे, दिख रहा है कि नहीं। dt टाइम अगर मेरा बहुत छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं, किसी छोटे से उसके लिए आर्क लेंथ या कॉर्ड लेंथ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इंस्टैंटेनियस स्पीड और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन अगर टाइम इंटरवल मेरा बड़ा है तो मेरा जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो इसकी कॉर्ड लेंथ पे डिपेंड करेगा, और जो एवरेज स्पीड है वो मेरी आर्क लेंथ पे डिपेंड करेगा, एंड ऑब्वियसली दीस टू विल बी डिफरेंट। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए इंस्टैंटेनियस स्पीड और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो समझ गए, ये लिमिट टेंडिंग टू जीरो से उसी को लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ds बाई डी टी विच इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, या फिर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ये मैंने दिखाया है कि डेल्टा एस और डेल्टा आर एक ही बात होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये, ठीक है। और क्या लिखा, कंसिडर द फिगर अबव, वन कैन see that displacement between any two times has magnitude equal to the chord length of the path while distance is equal to the arc length of the path। समझ गए, जैसे ये t2 और t4 के बीच में देख रहे हो, तो ये मेरा डिस्टेंस है और ये मेरा chord length ये है, ठीक है। या t3 से मान लो t5 के बीच में देख रहे हो, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, फिर क्या लिखा मैंने, while however as the time interval becomes smaller and smaller the chord length becomes closer and closer to the arc length, thus in the limit delta t tending to zero both become equal and therefore magnitude of instantaneous velocity is same as that of instantaneous speed। ये चीज यहाँ पे विजुअली दिखाई है, देखो यहाँ पे कॉर्ड इतना बड़ा है, आर्क इतना बड़ा है, तो अच्छा खासा फर्क है दोनों में। यहाँ पे देखो कॉर्ड इतना बड़ा है, आर्क इतना बड़ा है, अभी भी ठीक ठाक फर्क है। यहाँ पे देखो कॉर्ड इतना, आर्क अभी काफी क्लोज हो गया, लेकिन अभी भी ये इनफाइनेटसिमल नहीं है, अच्छा खासा डिस्टेंस है, एकदम ही छोटे में दिख रहा है, ये बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है। बहुत छोटा अगर होगा तो कॉर्ड लेंथ और आर्क लेंथ बराबर होंगे, और हम कितने छोटे इंटरवल की बात कर रहे हैं, टेंडिंग टू जीरो की बात कर रहे हैं। आया समझ में कि नहीं, ठीक, ओके। फिर क्या लिखा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द टैंजेंट ऑफ द पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द कॉर्ड व्हिच बिकम्स अलाइन्ड विद द टैंजेंट एज द कॉर्ड लेंथ बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। ये बात क्या मतलब है कि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो हमेशा पाथ की टैंजेंट के अलोंग होता है। क्यों होता है पाथ की टैंजेंट के अलोंग, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही होता है। जब पार्टिकल अगर जा रहा है मेरा, तो बहुत छोटे टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो ये इसी सीकेंड के अलोंग ही होगा डिस्प्लेसमेंट, बट ये सीकेंड जो है टैंजेंट ही बन जाएगा अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो। इसलिए वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पाथ की टैंजेंट के अलोंग होती है, ठीक है। यही बात लिखी हुई है, ठीक है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द टैंजेंट ऑफ द पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द कॉर्ड which becomes aligned with the tangent as the chord length becomes smaller and smaller, okay। अच्छा, यहाँ पे एक नोटेशन भी तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। नोटेशन क्या है, एवरेज के लिए एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो इरोडो में जब ये दिखे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का एवरेज। एंगुलर ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू डिनोट एवरेज वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट द नोटेशन। ये जब लिखा है इसका मतलब क्या है, जो भी वेलोसिटी वेक्टर है उसका पहले मैग्नीट्यूड लेना और उसके बाद उसका एवरेज लेना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो ये इसका मतलब क्या बता रहा है, ये एवरेज स्पीड बता रहा है। समझ में आया कि नहीं। Whereas यहाँ पे क्या है, पहले वेलोसिटी वेक्टर का एवरेज लिया और उसके बाद मैग्नीट्यूड लगाया। इस नोटेशन और इस नोटेशन का मीनिंग सेम नहीं है, बहुत ध्यान से सोचो। ये क्या है, इंस्टैंटेनियस स्पीड की एवरेज वैल्यू, और ये क्या है मेरा, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। दो अलग अलग चीजें। बता सकते हैं इसमें से कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी, ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी, क्योंकि इंस्टैंटेनियस स्पीड का एवरेज क्या हो जाएगा, बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, राइट। तो ये बट, और ये तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या लिखा, दिस मींस एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। और ये क्या मतलब है, मींस दिस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। दो अलग अलग बातें, एवरेज ऑफ वेलोसिटी एंड एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दो अलग अलग बातें।
ठीक है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। 1 मिनट सोचना तो सोच लो, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या, टाइम्ड एवरेज की कई बार बात करनी होती है। तो टाइम्ड एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है, फिजिकल कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, क्यू कुड बी एनीथिंग, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये तुम्हारा ईएमएफ हो सकता है, ये करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी टाइम एवरेज वैल्यू तो टाइम के साथ डिपेंड करता है वो। उसका मतलब क्या हो जाता है, 1 अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t क्यू dt, क्यू कुड बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए कि नहीं? ऐसे एवरेज डिफाइंड है हम लोगों की, यानी क्यू वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसके नीचे कुछ तो एरिया होगा। कितनी हाइट पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कि उस लाइन के नीचे वही एरिया आ जाए जो हमारा क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया है, तो वो फिजिकली उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज वैल्यू। ठीक है, ओके। तो ओके, तो क्या ये, ठीक है। और सिंपली 1/t टाइम्स द एरिया अंडर द क्यूटी ग्राफ, ये एरिया अंडर द क्यूटी ग्राफ हो गया। This also represents the q coordinate of the straight line segment parallel to the t axis which has the same area under it as the given curve। ठीक है, तो इसलिए क्या है, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सिंपली रिप्रेजेंट्स द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो होगी वो ग्रेटर देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा। ठीक है, latter is simply the average velocity magnitude। Sometimes instead of angular brackets one can also use a bar to denote the average। तो कई बार क्या, v के ऊपर बार लगा देते हैं, तो बार का मतलब भी एवरेज होता है कई बार। ठीक है, ऑल्दो कुछ बुक्स बार मतलब वेक्टर से के लिए खाली बार लगाती हैं, बट ज्यादातर बुक्स में बार का मतलब जो होगा खाली एवरेज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ऑल्दो ये भी कई बार एम्बिगुअस हो जाती है नोटेशन, कई बार बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं तो ऊपर बार लगाने का मतलब होता है उसका निगेशन, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ठीक है, जनरली ज्यादातर जगह बार का मतलब एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर इसमें कुछ डिस्कशन है तो तुम लोग बोल सकते हो, कई चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। लेट मी नो इफ there's any dis- तो अभी एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑन 1D मोशन बट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर हमारा क्वेश्चन है। तो अभी ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। कंसिडर द क्लॉक शोन इन द फिगर, पिवट टू टिप डिस्टेंस ऑफ द सेकंड हैंड इज एल। तो ये पिवट है और ये सेकंड हैंड है और इसका डिस्टेंस जो दे रखा है एल है। ठीक है, और ये क्लॉक कौन सी है, ये स्मूथ स्वीप वाली क्लॉक इमेजिन करना है। एक तो वो होती है ना खट 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 करके सुई चलती है, डिस्क्रीट स्टेप, वैसे ही नहीं है। ठीक है, कुछ क्लॉक होती है इनमें लगातार ये ऐसे स्मूथ स्वीप के साथ सुई चलती रहती है, तो वैसी वाली मानना है। ठीक है, क्लॉक। ओके, तो क्या दे रखा है, पिवट से लेकर टिप का डिस्टेंस एल दिया हुआ है। ओके, ठीक है। Assume that observation was started when the tip was at 12। तो ये जब 12 पे थी सेकंड हैंड तब हमने स्टार्ट किया ऑब्जर्वेशन। ओके, क्या पूछा है, पार्ट है पोजीशन ऑफ द टिप एट अ जनरल टाइम इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो इसको एक्स एक्सिस लिया, इसको वाई एक्सिस लिया, और मुझे क्या लिखना है, जनरल टाइम टी पे ये टिप कहाँ पे होगी इसकी। ठीक है, आई कैप जे कैप टिप का कोऑर्डिनेट लिखना। ठीक है, ये एक पार्ट है। फिर पार्ट बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नीडल टिप एट अ जनरल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो वो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। राइट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टिप एट अ जनरल टाइम, तो तुम्हें पता है ये आर्क लेंथ के अलोंग चलते जा रहा है, तो आर्क की लेंथ निकालनी जनरल टाइम की, तक कितनी आर्क लेंथ होगी। ठीक है, तो वो कॉमन सेंस से तुम देख सकते हो, तुम्हें पता है कि 60 सेकंड्स में 2 पाई एंगल चलता है, यानी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर्क चलता है, तो पर यूनिट टाइम कितनी सर्कमफ्रेंस कवर करेगा, 2 पाई आर्क डिवाइड बाय 60। राइट, वो सब लगा सकते हो। फिर क्या पूछा, एवरेज स्पीड ऑफ द नीडल टिप। तो ये जैसे चलते जा रहा है तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी है ये निकालना, और फिर क्या निकालना, बहुत सारी चीजें निकालनी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द नीडल टिप टिल अ जनरल टाइम टी, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सोच के देखो। यहाँ से चलो, मान लो किसी टाइम टी पे यहाँ पहुंचा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी भी कुछ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ निकलेगा, वो निकालना। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के बाद फिर इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी और स्पीड एट अ जनरल टाइम टी निकालना। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो देखो पोजीशन अगर आ गई तुम्हारी जनरल टाइम पे, तो उसका डेरिवेटिव ही हमारा क्या है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आएगी नहीं, डी आर बाई डी टी जो है हमारा वो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, या फिर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लो या फिर पोजीशन का, तो उससे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी निकलेगी। और स्पीड पूछी है, तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टैन्टेनियस स्पीड होता है, तो बस उसको आई आई कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कोएफिशिएंट स्क्वायर का अंडर रूट कर दो तो स्पीड आ जाएगी। ठीक है, बाय द वे स्पीड तो ऐसे कॉमन सेंस से भी निकाल ही सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं इसको जल्दी से। हाँ, तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, सेकेंड हैंड जो है हमारा इसका रेट ऑफ रोटेशन क्या है, यानी कुछ तो डी थीटा में डी थीटा कुछ एंगल जा रहा होगा, तो डी थीटा बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट स्वीप है अगर, तो मुझे पता है कि रेट ऑफ स्वीपिंग तो कांस्टेंट ही है, तो मैं टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम करूं या फिर एलिमेंटल एंगल अपॉन एलिमेंटल टाइम करूं, एक ही बात है, जो चीज कॉन्स्टेंटली चल रही है। ठीक है, तो मुझको पता है कि 2 पाई रेडियंस 1 मिनट में चलती है, तो यानी क्या हो गया ये 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स, तो पाई बाई 30 रेडियंस पर सेकंड से इसका एंगल चेंज होते जा रहा है। राइट, ठीक है, thus at a general time t hand rotates through an angle omega t।
ठीक है, ओमेगा क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है ना, तो टी टाइम में कितना हो जाएगा, ओमेगा टी एंगल से ये घूम जाएगी, इज इट? ओके, तो जैसे ये फिगर दिखा रखा है यहाँ पे किसी जनरल टाइम पे ये जो एंगल है ये ओमेगा टी है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस एंगल इज ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे ये मेरा ये डिस्टेंस एल है और ये मेरा ओमेगा टी है, तो इसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट क्या होगा, एल कॉस ओमेगा टी, और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या होगा, एल साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यही लिखा, तो मैंने क्या लिखा, इसका अंदर पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एल इंटू साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। समझ में आया कि नहीं? मैं जान के इसी तरह से रख रहा हूँ, बाद में नंबर्स तो हम डाल ही सकते हैं क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी आगे, वेलोसिटीज वगैरह, इसी फॉर्म में रख रहा हूँ। फिर ओमेगा इज पाई बाई 30 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। तो अभी आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया, एल इंटू ये मेरा ए पार्ट हो गया, ठीक है। मैं वैल्यूज डाल नहीं रहा हूँ बट तो ट्रिवियल बाकी है ना वैल्यूज डालना, तो ओमेगा को बस डाल दो क्या, पाई बाई 30, मैं आई जस्ट लीव इट लाइक दैट, समझ गए इंटरेस्ट पर। फिर उसके बाद क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, तो तुम्हें पता है इनिशियल पोजीशन है मेरी एल जे क्या है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, चेंज इन पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये आ गया मेरे पास एल साइन ओमेगा टी आई क्या प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस 1 जे क्या, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। ये पूछा था सेकेंड पार्ट में। और क्या पूछा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप टिल अ जनरल टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो सीधे हम कह सकते हैं आर्क लेंथ के बराबर है, आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल, राइट? ये तो पढ़ा था ना हमने जब प्री कैलकुलस कर रहे थे, सिंपली एल इंटू थीटा यानी एल इंटू ओमेगा टी, ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, तो वो एल ओमेगा टी डिवाइड बाई टी कर दोगे ना, टी टाइम तक एल ओमेगा टी डिस्टेंस है, तो क्या आ गया, एवरेज स्पीड एल ओमेगा आ गया, ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, या तो डी आर बाई डी टी कर दो या फिर डी ऑफ डी एस बाई डी टी कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, अभी ध्यान से देखना, डिफरेंशिएट करना है। अभी आई कैप और जे कैप क्या ये कांस्टेंट वेक्टर्स हैं या वेरिएबल वेक्टर्स हैं, क्या टाइम के साथ आई कैप जे कैप चेंज हो रहे हैं, नहीं चेंज हो रहे हैं, ये कांस्टेंट वेक्टर्स हैं आई कैप एंड जे कैप, ठीक है। तो उनको कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करना, मल्टीप्लाइड कांस्टेंट के साथ ट्रीट करना। ऐसे भी फ्रेम्स होते हैं जिसमें हमारे यूनिट वेक्टर्स ही घूम रहे होते हैं, तो उसको कैसे डील करना है वो बाद में देखेंगे। हमारे जो हमने फ्रेम लिया यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो प्रोडक्ट रूल में उनको डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं, डी आई कैप बाई डी टी जीरो है, डी जे कैप बाई डी टी भी जीरो ही है हमारा, राइट। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो इससे क्या आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इससे माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा, राइट। समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आई कैप जे कैप कांस्टेंट ट्रीट करना है, एल कांस्टेंट है, तो क्या आ गया, एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। बाय द वे अभी ध्यान देना, इस मेथड के अलावा मैं एक और तरह से लिख सकता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कैसे लिख सकता था, अभी ध्यान से सुनो। तो मेरे पास क्या है, स्पीड मुझे पता है क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेरी कभी निकाली थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड तो बराबर ही है, वो हमारी क्या है, एल ओमेगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड इसलिए बराबर है क्योंकि लगातार सेम स्पीड से ही चले जा रहा है, कोई चीज लगातार सेम सेम वैल्यू ही रख रहा है तो उसकी एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो बराबर ही होगी। तो एल ओमेगा से चले जा रहा है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये एल ओमेगा से चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या करना है मुझे, जो स्पीड है मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सही आ गया ना एल ओमेगा, इसके बाद डायरेक्शन और अटैच करनी है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सब लोग ध्यान से देखो, स्क्रीन के ऊपर फोकस करो। तो जब मेरी सुई यहाँ पे है, तो इसका यूनिट वेक्टर ये है, तो ये यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल मेरा थीटा है, सोच के देखो, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये मेरा फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, ये फिर से थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। तो इसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो हो जाएगा मेरा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी माइनस साइन थीटा जे कैप हो जाएगा, समझ में आई बात की नहीं, माइनस साइन थीटा जे कैप, और हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, ये दोबारा से कॉस थीटा आएगा, तो प्लस कॉस थीटा आई कैप, समझ में आई बात की नहीं। तो एल ओमेगा और क्या हो गया, माइनस साइन थीटा जे कैप और कॉस थीटा आई कैप, यही हो गया ना। तो यही रिजल्ट आया हुआ है, देख लो अभी यही है, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, यही है ना, एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप और माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप, समझ में आया कि नहीं। तो डिफरेंशिएट नहीं करना तो हम डायरेक्टली फिजिक्स यूज कर सकते हैं, उनको पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर जो है हमेशा टैंजेंट के अलोंग होता है, तो टैंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लिया और हो गया काम हमारा, समझ गए कि नहीं। 1 यूनिट है तो उसी का 1 cos थीटा और 1 sin थीटा करके, राइट। ओके, अच्छा, ये जो है ये भी वेरीफाई कर सकते हो, मतलब वैसे तो हमने फिजिक्स से दिखाई दिया था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमेशा टैंजेंट के अलोंग होती है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और तरह से वेरीफाई कर सकते हैं टैंजेंट के अलोंग है, मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर आ गया, इसको रेडियस के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब क्या, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और रेडियस के परपेंडिकुलर तो मतलब टैंजेंट ही होगी, इज इट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेके देखोगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर डॉट और आर वेक्टर 0 आ जाएगा, इसलिए तुम्हें पता है v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर,
दैट इज अलोंग द टैंजेंट। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम इसके मैग्नीट्यूड से भी निकाल लो तो वो भी एल ओमेगा से 0 ही लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब जो है हमारा प्रॉपर 1D मोशन का क्वेश्चन है, इरोडोव का क्वेश्चन 1.2। क्या है क्वेश्चन? अ पॉइंट ट्रैवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट, the remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of the time। समझ गए, ठीक है। फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। समझ गए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो और खुद से ट्राई करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट कई बार क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में तुमको सुटेबल वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे और उसके अंदर बेसिकली इक्वेशंस में ही खेलना पड़ता है। फिजिक्स तो सिंपल ही है, जो कह रहा है वही है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा इक्वेशन थोड़ा ध्यान से बनाओ, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, जल्दी से कर लो। तो सिंपल ही है, मान लेते हैं ओ से क्यू तक का टाइम t1 है, तो t1 क्या हो जाएगा? अगर टोटल डिस्टेंस मान लो मैंने l लिया तो ये l/2 डिस्टेंस है, तो l/2 v नॉट यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया। और बाकी के टाइम को मान लो कैपिटल T मान लेता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा? ये जो डिस्टेंस है v1 इंटू t/2 और प्लस v2 इंटू t/2, ये l/2 हो गया मेरा, ठीक है। तो बस अब एवरेज स्पीड क्या है मेरा? टोटल डिस्टेंस l अपॉन इधर से इधर तक का टाइम t1 और इधर t, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से कैपिटल T सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? कैपिटल T सॉल्व करोगे तो l अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो बस अब कैपिटल T की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है, तो क्या आ जाएगा? l अपॉन ये t1 आ गया l/2 v नॉट, और ये क्या आ गया? l अपॉन v1 प्लस v2। तो बस अब इसको l कैंसिल करके मेरे पास ये एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पाथफाइंडर का मल्टी एमसीक्यू 2। सैम यूज्ड टू वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग एंड इट टेक्स हिम 20 मिनट्स, ठीक है। जनरली 1D मोशन के क्वेश्चंस जो होते हैं अच्छे क्वेश्चंस, बस वो आईक्यू के ही क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बट कैलकुलेशन को ध्यान से करनी रहती है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन ही है, मतलब बस दिमाग से अच्छे से सोचना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। सैम यूज्ड टू वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग एंड इट टेक्स हिम 20 मिनट्स, ठीक है। स्कूल जाने में 20 मिनट लगते हैं। Once on his way, he realized that he has forgotten his homework notebook at homework notebook at home. He knew that if he continued walking to school at same speed, he would be there 8 minutes before the bell. अगर इसी स्पीड से चलता तो बेल बजने से 8 मिनट पहले पहुंच जाता। So he went back to home for the notebook and arrived school 10 minutes after the bell. और एक्चुअल में क्या हुआ, उसने वापस यू टर्न मारा, घर पहुंचा, घर से वापस स्कूल की तरफ चला और बेल बजने के 10 मिनट बाद ही पहुंचा, ठीक है। If he had walked all the way with his usual speed, what fraction of the way to school had he covered the moment he turned back? अब ये पूछा है, हाँ, अगर ये मतलब यूजुअल स्पीड से चलता तो 10 बेल बजने के 10 मिनट बाद पहुंचता, तो ये हमें बताना है कि स्कूल के रास्ते का कितना फ्रैक्शन ये कवर कर चुका था जब इसको याद आई कि इसकी नोटबुक छूट गई है, ठीक है। तो ट्राई करो इसको खुद से, फिर उसके बाद डिस्कस कर। हाँ, तो मान लेते हैं कि स्कूल का टोटल डिस्टेंस L है और मान लेते हैं ईटा फ्रैक्शन इसने कवर किया था यू टर्न मारने से पहले, ठीक है। तो नॉर्मली तो हमें पता है कि 20 मिनट लगता है, तो L/V मान लो उसकी वॉकिंग स्पीड भी है, तो L/V तो मेरा 20 मिनट्स है, ठीक है। अच्छा, अभी नॉर्मल रीचिंग टाइम 20 मिनट है और बेल का टाइम फिर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है नॉर्मली ये चलता तो बेल बजने से 8 मिनट पहले पहुंच जाता। यानी इसने जब घर से स्टार्ट किया उसको t=0 बोलूं तो बेल का टाइम क्या हो जाएगा? t=28 मिनट्स, राइट। और एक्चुअल में यू टर्न मार के जब ये पहुंचा है तो ये बेल से कितने मिनट लेट पहुंचा है? 10 मिनट्स लेट पहुंचा है, यानी t=38 पे पहुंचा है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई कि नहीं? तो एक इक्वेशन तो ये आ गई L/V=20 मिनट्स। अच्छा, अब एक्चुअल में t=0 पे चल के ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? ईटा L आगे गया, फिर ईटा L पीछे गया, फिर L और आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो गया? 2 ईटा प्लस 1 इंटू L हो गया। तो 2 ईटा प्लस 1 इंटू L डिवाइडेड बाई V, ये मेरा 38 मिनट्स है। तो बस अभी इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो L/V तो खत्म हो जाएगा, तो ईटा के लिए सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? L/V गायब हो गया, तो ईटा की वैल्यू क्या आ गई? सीधे 9/20 आ गई, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं? तो बस यही था इसमें, बस ठीक से इक्वेशन बनानी थी केयरफुली, विजुअलाइज करके कि क्या टाइम का क्या मतलब है, ठीक है। हमेशा काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन में हमेशा एक क्लॉक दिमाग में होनी चाहिए कि इतने टाइम पे मोशन स्टार्ट किया, उसके हिसाब से हम क्लॉक करते जा रहे हैं। दिमाग में क्लॉक सोच के रखना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखो, वापस मैंने बोला था एवरेज क्या होता है, एवरेज भी एक तरह का, यानी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस भी एक तरह का एवरेज होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है?
टोटल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल टेकन फॉर दैट चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। ये मेरा, अगर इनिशियल स्पीड v है, फाइनल स्पीड u है, डेल्टा टी टाइम है, तो v माइनस u बाय डेल्टा टी जो है मेरा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा, इसी का लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो पूरा रिचुअल नहीं कर रहा, बस सीधे इसको dv बाय dt लिख दिया। तो ये मेरा v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो उसका टाइम डेरिवेटिव जो है मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, समझ गए नहीं। ये एक तरह का एवरेज है इनफाइनाइटेसिमल टाइम के लिए। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी अगर ये क्लियर है तो फिर अभी इसी वाला जो क्लॉक वाला ही क्वेश्चन है, इस क्लॉक वाले क्वेश्चन में ही मुझे क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है किसी जनरल टाइम टी पे। ये जो जो सुई की टिप है, इसका जनरल टाइम टी पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। ट्राई करो खुद से। वेलोसिटी पता है जनरल टाइम टी पे, हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी वेलोसिटी, उसको डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो निकालो एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद एक बढ़िया सी बात पता चलेगी। करो, सिंपल ही है। इसमें वेलोसिटी हमने निकाली थी एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप मैंने साइन ओमेगा टी जे कैप। तो बस अभी इसको डिफरेंशिएट करना। अच्छा, एवरेज भी पूछा ना, तो एवरेज के लिए वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो में इसी में टी को जीरो डाल दो, तो ओमेगा एल आई कैप आ गई। दिख रहा है ना वेलोसिटी जो टेंजेंट के लॉन्ग आई, ठीक है। यहाँ पे देखो आई कैप में आ गई ना वेलोसिटी, ठीक है। और इसको फिर अभी v माइनस यू बाई डेल्टा टी कर दिया, तो ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करो, इसी को डिफरेंशिएट कर दो। इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ओमेगा cos ओमेगा टी। तो बस, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर एल माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस cos ओमेगा टी जे कैप। ये मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान से देखनी, ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन क्या है। तो जो रेडियस वेक्टर था मेरा वो था एल साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस cos ओमेगा टी जे कैप। तो यहाँ पे ये भी प्लस साइन के साथ है साइन ओमेगा टी, ये भी प्लस साइन के साथ है cos ओमेगा टी, और यहाँ पे ये भी माइनस साइन के साथ है, ये भी माइनस साइन के साथ है। इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो रेडियस की डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट है, राइट। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन किधर है, ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये जान लो कि अगर कोई चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रही है, यानी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो उसका एक्सेलरेशन किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, वो ओमेगा स्क्वायर एल है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, ए क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर आर में लिख देते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। दिस एक्सेलरेशन वेक्टर इज डायरेक्टेड इनवर्ड, दैट इज टुवर्ड द पिवट, एंड इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आया समझ में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस गवर्निंग वन डायमेंशनल मोशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस बना क्यों रहे हैं हम लोग, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व करना सीखा है। जब हमने इंटीग्रेशन सीखा था, देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, काइनेमैटिक के वेरिएबल्स होंगे, काइनेमैटिक्स के, यानी पोजीशन हो गया, टाइम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, इनमें डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया तो उनको इंटीग्रेट करके हम काइनेमैटिक्स के अलग अलग वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे देख लेते हैं। क्या लिखा मैंने, if a particle is moving along a straight line without loss of generality, we can also choose x axis along that line with origin somewhere। तो कोई किसी भी स्ट्रेट लाइन के along जा रहा है पार्टिकल, तो मैं x एक्सिस तो हमेशा उस डायरेक्शन में ले ही सकता हूँ, तो जरूरी थोड़ी ना हॉरिजॉन्टली लो। जिस भी लाइन के along चल रहा है पार्टिकल, मोशन की स्टडी के लिए उसी डायरेक्शन हम x एक्सिस चूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, एंड वी कैन चूज अवर x एक्सिस along that line with origin somewhere। So since all the position velocities displacements are along either plus I cap and minus I cap, we can drop the I cap from the variables and treat all variables as signed scalars। तो हर चीज या तो प्लस एक्स में जा रहा है या माइनस एक्स में जा रहा है, तो हर जगह प्लस आई कैप माइनस आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे प्लस का मतलब अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, और माइनस का मतलब अंडरस्टूड है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो इसलिए 1D मोशन में हम आई कैप को ड्रॉप कर देंगे और खाली पॉजिटिव नेगेटिव से समझ जाएंगे कि किस तरफ जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। 10 v इक्वल टू +1 मीटर पर सेकंड ऑटोमेटिकली मींस 1 आई कैप मीटर पर सेकंड, और -1 मीटर पर सेकंड मतलब -1 आई कैप। सब जगह आई कैप को ड्रॉप कर रखा हमने, ठीक है। यूज द फॉलोइंग सिंबल्स टू डिस्क्राइब 1D मोशन। तो x हम किसके लिए यूज करेंगे, स्टैंडर्ड सिंबल्स ध्यान रख लो। स्टैंडर्ड सिंबल क्या है, x जो है पोजीशन के लिए यूज करेंगे या फिर x कोऑर्डिनेट के लिए यूज करेंगे। x नॉट क्या है, इनिशियल x कोऑर्डिनेट के लिए यूज करेंगे। s डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख पाएंगे, x माइनस x नॉट, क्योंकि x नॉट इनिशियल पोजीशन है और x जो है जनरल पोजीशन है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, v जो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है जनरल इंस्टेंट पे, ठीक है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे, और a जो है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने पहले जो डेफिनेशंस डिफाइन की हुई हैं सारी, उसके बेसिस पे हम समरी लिख रहे हैं सारी डेफिनेशन। ये डेराइव हमने पहले कर रखी है, यानी डेराइव के डेफिनेशन से ही आई हुई है। तो वेलोसिटी मेरा क्या था, dx by dt, जिसको मैं चाहूँ तो ds by dt भी लिख सकता हूँ, राइट, ठीक है। एक्सेलरेशन को dv by dt लिख सकता हूँ, ये भी मैंने बेसिक डेफिनेशन ही लिखी हुई है। अब
एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मैं अभी फ्रेश लिख रहा हूँ। क्या है वो? एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ v dv by ds। ये कैसे लिख सकता हूँ? तो एक्सेलरेशन dv by dt है ना, तो dv by dt को क्या करो, dv by ds into ds by dt लिख लो, कर ही सकते हो, ds से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये क्या बन गया? ds by dt तो v बन गया, तो ये क्या बन गया? v dv by ds। तो ये भी एक यूजफुल इक्वेशन हम लोगों की। और एक और इक्वेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या था? dv by dt, और v अपने आप में क्या था? dx by dt या ds by dt। तो एक्सेलरेशन इज d square x by dt square या फिर d square s by dt square। Depending on the requirement of the problem, we can integrate or differentiate any of these differential equations to solve for kinetic variables xt, st, vt, at, as, bs, ax, मतलब जो भी परम्यूटेशन लगाना, कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है। We will first be considering the cases where acceleration is constant, later on move to the cases of variable acceleration। तो पहले constant acceleration और बाद में variable acceleration के काम करेंगे। ठीक है। और अभी जो है तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी होंगी ना इक्वेशंस, v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये सारी इक्वेशंस को हम चाहें तो इंटीग्रेशन से डेराइव कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कैसे होगा। अभी ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन क्या है मेरा? dv by dt। अब मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरा, तो क्या लिख सकते हैं? dv इक्वल टू adt लिख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करके। अब इसी को उठा के इंटीग्रेट कर दो, तो मुझे पता है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मेरी u है और t इक्वल टू t पे वेलोसिटी मेरी v है। तो ये मेरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डाल दी, और यहाँ पे dv का इंटीग्रल तो v हो जाएगा, इधर क्या आ गया v माइनस यू, और उधर क्या आ गया 80। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 डराइव होगा। हाँ, इसी तरह से अब क्या कर सकता हूँ? v u प्लस 80 है और v मेरा ds बाई dt है, तो क्या लिखा मैंने? ds इज इक्वल टू क्या लिख दिया? dt को उधर ले जाओगे तो ds इज इक्वल टू u प्लस 80 dt बन जाएगा। राइट। अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं। t इक्वल टू 0 पे मेरा s क्या है? t इक्वल टू 0 पे s इज 0, और t इक्वल टू t पे मान लेते हैं s को s बुलाना चाहते हैं। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड का तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? डेफिनेट s आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या आएगा? u को सोचो, ये लिखा u इंटू टी टू द पावर 0, तो वो क्या हो जाएगा? वो ut हो जाएगा। ठीक है। ut एंड प्लस, और at का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a t टू द पावर 1, तो 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और फिर लिमिट डाल दोगे तो क्या आ गया? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ गया। ठीक है। और अगर मेरे को पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो मुझे पता है s क्या होता है? r माइनस r नॉट होता है, तो r क्या हो जाएगा? r नॉट प्लस s, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो जनरल टाइम पे x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है। फिर तीसरी जो काइनेमैटिक इक्वेशन है वो कहां से डराइव होती है? एक्सेलरेशन मेरा क्या है? v dv by ds। अब क्या करो, ds को उधर लेके जाओ और v dv इधर आ गया, तो अभी क्या है? ads इक्वल टू v dv। अब इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, तो जब मेरा s 0 है, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 है, तब मेरी वेलोसिटी u है, और जब s मेरा s है तो वेलोसिटी v है। अभी इसको इंटीग्रेट करो, तो v dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v स्क्वायर बाय 2, राइट, v टू द पावर 1 dv, और v स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स डालोगे तो क्या आ जाएगा? v की जगह v डालोगे और बाद में u डालोगे, तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? a s टू द पावर 0 लिखा होगा। ठीक है। a s, लिमिट्स डाल के भी a s, तो क्या आ गया मेरे पास? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो सारी जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है वो भी हमारी बेसिक डेफिनेशन से डराइव हो जा रही है। ठीक है। और अच्छा, एक इक्वेशन और है, यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर जो डराइव हुआ है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख ही सकता हूँ, u प्लस 80 इंटू t डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। और u प्लस 80 क्या मेरा v है, राइट, तो ये क्या आ गया? u प्लस v बाई 2 इंटू टी आ गया। ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन भी कई बार बहुत यूजफुल होती है, बच्चे इसको ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन कई क्वेश्चन इसी से आसान हो जाते हैं। इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम, ये हम लिख ही सकते हैं इसके लिए। ठीक है। तो s इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी, और इसको हम चाहें तो v एवरेज इंटू टी भी लिख ही सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है कोई पार्टिकल, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। v एवरेज क्या आ गया? v प्लस v बाई 2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आया समझ में? इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो अभी nth सेकंड क्या होता है, बहुत ध्यान से सोचो इसके बारे में। फर्स्ट सेकंड कहां से कहां तक होता है? फर्स्ट सेकंड होता है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1। ठीक है। सेकंड सेकंड कहां से होता है? 1 से 2। तो nth सेकंड कहां से होगा? t इक्वल टू n माइनस 1 से t इक्वल टू n तक होगा। अब nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं? 0 से n माइनस 1 तक देख लेते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 से n तक देख लेते हैं, और इसको सबट्रैक्ट तो nth सेकंड का आ जाएगा। ठीक है। तो यही काम किया हमने, तो क्या आया? s इन n सेकंड क्या होगा? un प्लस हाफ an स्क्वायर, n माइनस 1 सेकंड में u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ an माइनस 1 स्क्वायर। इनको सबट्रैक्ट कर दिया तो nth सेकंड का पता चल गया। तो समझ में नहीं, जैसे 10 सेकंड का पता करना, तो 0 से 9 तक देख लिया, फिर 0 से 10 तक देख लिया, इनको सबट्रैक्ट किया तो 9 से 10 का आ गया।
तो ये क्या आ गया सॉल्व करके u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। ये भी कई बार काम में आती है क्वेश्चन एंड सेकंड। Note that this equation apparently violates dimensional accuracy. However, understand that whole expression is multiplied by 1 second. यहाँ पे बच्चों को कई बार लगता है सर ये तो स्पीड का यूनिट है और ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो ये तो डायमेंशनली इनएक्यूरेट है, लेकिन क्या है यहाँ पे ये 1 सेकंड मल्टीप्लाइड है इसके अंदर, ठीक है। तो कोई डायमेंशनल इनएक्यूरेसी नहीं है यहाँ पे, ये जो है ये सेकंड्स की यूनिट थी, तो वो एन एन कैंसिल किया, तो ये 1 जो लिखा है ये 1 की यूनिट सेकंड्स है, ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अंडरस्टैंड दैट दिस हैज गॉट अ यूनिट्स ऑफ सेकंड्स 2n-1 यूनिट की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Think of this as SNS is equal to UT plus half AT into 2n-1 where T is equal to 1 second। समझ गए हमारी, तो कोई इनएक्यूरेसी नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पाथफाइंडर का, ये ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, When a car passes mark A, driver applies brakes। तो ये कोई मार्क A है और यहाँ पे हमारे ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी है, ठीक है। Okay, thereafter reducing the speed uniformly from u equal to 160 km/h at A, the car passes mark C with speed 40 km/h। तो यहाँ पे 160 की स्पीड है और यहाँ पे 40 की स्पीड है और हमें क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म है, ठीक है। ओके, द मार्क्स आर एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द रोड। तो ए बी और सी, ये ए बी और बी सी डिस्टेंस ये बराबर बराबर है। वेयर ऑन द रोड एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस ए सी के कितने फ्रैक्शन पे जो है कार की स्पीड 100 होगी। समझ गए क्वेश्चन क्या है, कितने फ्रैक्शन पे इसकी स्पीड 100 होगी। नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द कार एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस इन्वॉल्व। और इस टोटल डिस्टेंस को एल ले लो, तो मेरे को मान लो ईटा एल पे मेरी 100 स्पीड आ रही है, तो ईटा की क्या वैल्यू है, समझ गए। मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, फिल्टर में कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन कुछ और था, बट ठीक है, ये निकालना अभी करो ट्राई। तो मैंने क्या माना, मान लेते हैं ईटा एल का भी डिस्टेंस ने ट्रैवल किया, तो मैंने क्या मान लिया, ईटा एल पे इसकी डिस्टेंस, ईटा एल डिस्टेंस पे इसकी स्पीड मैंने वी नॉट माना ए से, और एसी डिस्टेंस जो है मेरा ये टोटल एल है, ठीक है। तो अभी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टू ए एस लगा रहा हूँ। तो मैंने क्या लगाया, पहले इनिशियल पॉइंट से लेके ईटा एल तक लगाया, तो यू स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू ईटा एल, ए ईटा एल आ गया। और फिर इधर से क्या कहते हैं, जो इंटरमीडिएट पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लगाया, उससे क्या आ गया, वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2a, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 माइनस ईटा एल, राइट। तो समझ में आई होगी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड कर दो, तो उससे तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ईटा की जो वैल्यू आती है यू स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, समझ गए। तो इसका यूज करके किसी भी वी नॉट के लिए तुम पाथ का फ्रैक्शन पता लगा सकते हो। पाथ फाइंडर का जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें यही पूछा था कि ये बी से पहले होगा या बी से बाद में होगा, ये सब चीज पूछी थी। तो बस इसी के अंदर जैसे ही वी नॉट की वैल्यू डालोगे, 100 यू पता है तुमको, यू कितना तुम्हारा जो भी है 160 है और वी तुम्हारा 40 है और वी नॉट तुम्हारा 100 है, तो वैल्यू डालते ईटा की वैल्यू आ जाएगी। वो देख लोगे कि हाफ से कम आ रहा है या हाफ से ज्यादा आ रहा है, समझ में आएगा उसके। तो वैल्यूज डालने के बाद जो तुम्हारा ईटा जो आता है वो 13/20 आ जाता है, यानी ये जो वैल्यूज डालोगे 13/20 मतलब क्या, ऑब्वियसली इससे वो 50% से ज्यादा है, तो यानी इसके आगे जाके कहीं इसका 100 आएगा स्पीड, ठीक है ना। और फिर मान लो इसी में पूछा होता कि मिड पॉइंट पे कितना स्पीड है, लेटर से ये एक क्वेश्चन होता, तो व्हाट इज द स्पीड एट द मिड पॉइंट। तो बस क्या है, इसी के अंदर ईटा को हाफ डाल के वी नॉट के लिए सॉल्व कर लो, तो मिड पॉइंट पे स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो वही कैलकुलेशंस की ही बात है, मैं आगे के तो ठीक है, तो बस ये आ जाता है। तो मिड पॉइंट पे जो स्पीड है वो मोर देन द एवरेज स्पीड आती है। अगर कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकली तुम लोग देख सकते हो, ये जो स्पीड आती है एवरेज स्पीड से ज्यादा आती है मिड पॉइंट पे जो स्पीड है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो ग्रेविटी भी क्या है, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर है, हालांकि हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं बट थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों को होगा कि अगर किसी बॉडी का मास m है तो उसके ऊपर नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ठीक है। फोर्स है, ये तो छोटी क्लास में भी मालूम है ना, हर चीज को अर्थ खींचती है अपनी तरफ, तो mg फोर्स लग रहा है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो हर एक चीज का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, g। कभी किसी पत्थर को वर्टिकली फेंक दिया तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन ही हो गया ना एक तरह से। एक तरह से क्या वन डायमेंशनल मोशन ही है, वर्टिकली जाएगा वर्टिकली नीचे आएगा, ठीक है। और जनरली हम कुछ नहीं मेंशन्ड है तो हम मान के चलेंगे कि एयर ड्रैग नहीं है, ठीक है। वैसे तो एयर ड्रैग होता है, बट क्या है, एयर ड्रैग की जो वैल्यू है वो मतलब उसका जो इफेक्ट है वो मास, अगर बहुत डेंस बॉडी होगा तो एयर ड्रैग का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हो। यानी जैसे लेड बॉल गिरा रहे हो, लेड बॉल को ऊपर से गिरा दिया, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो सेम मास के लिए उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो बहुत छोटा है, तो एयर ड्रैग फोर्स विल बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द mg। वेराज वहीं पे अगर तुमने मान लो कोई पेड़ का पत्ता गिराया तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द, मतलब समझ गए, तो सेम वेट के लिए एयर ड्रैग बहुत ज्यादा होगा।
तो एयर ड्रैग कब कंसिडर करना पड़ सकता है? जब एरिया जो है बहुत लार्ज है, तो फिर एयर ड्रैग कंसिडरेबल हो सकता है। जैसे तुम लोग साइकिल चलाते हो तो सामने से तुम्हारे को विंड छाती पे लगती है, ठीक है? तो नॉर्मली तो इतना ज्यादा नहीं पता चलता, लेकिन अच्छी खासी स्पीड से चल रहे हो तो तुमको अच्छा खासा ड्रैग मिल सकता है, या फिर विंड अगर चल रही है तो अच्छा खासा ड्रैग हो सकता है। उससे तुमको वाकई में थकान महसूस होती है अगर तेज हवा बहुत चल रही है, उसके अगेंस्ट योर हेड विंड के अंदर अगर तुम राइड कर रहे हो तो, ठीक है? तो समझ गए? तो बस क्या करना है, सारी एनालिसिस वही रखनी है, बस एक्सेलरेशन को अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो एक्सेलरेशन को क्या रख देंगे, -g रख देंगे, ठीक है? और अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो एक्सेलरेशन को g रख लेंगे। तो ये हमारी चॉइस की बात है कि एक्सेलरेशन अपवर्ड ले, मतलब वाई एक्सिस ऊपर ले रहे हो, ऊपर की तरफ ले रहे हो, नीचे की तरफ ले रहे हो, दोनों ही वैलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर ले लो या नीचे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्दो ज्यादातर हम वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ लेते हैं, ठीक है? तो ज्यादातर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को फिर हमें -g रखना पड़ेगा, क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। तो इतनी बात तो समझ में आई ना सभी को, ठीक है? तो 1D मोशन को गवर्न करने की इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख देंगे, दोबारा क्या डेराइव करना है, बस x की जगह y लिख देंगे, ठीक है? बस, और एक्सेलरेशन की -g लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू y नॉट प्लस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। सब में y को ऊपर डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है? y नॉट इनिशियल कोऑर्डिनेट है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फिर वेलोसिटी को क्या लिख देंगे, जनरल टाइम पे u माइनस gt हो जाएगा, u प्लस at की जगह, ठीक है? डेल्टा y डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रहा हूँ डेल्टा y, वो क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2g इंटू डेल्टा y, डिस्प्लेसमेंट को हमने डेल्टा y लिखा हुआ है, विच इज -2g इंटू y माइनस y नॉट, ठीक है? और nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, तो u माइनस हाफ g इंटू 2n माइनस 1। समझ गए? सब जगह रिप्लेस ऑल लगा दिया हमने, ठीक है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी रिप्लेस ऑल, ठीक है? समझ गए? और डेल्टा y जो होगा ये एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम लिख दिया, ठीक है? तो दिस इज ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिस्कशन होगा, ठीक है? समझ में आई बात की नहीं? तो ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, एक और केस है कांस्टेंट एक्सीलरेशन का, बस, ठीक है कि नहीं? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑल्दो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ग्रेविटेशनल मोशन के, वो सारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर वगैरह जो 3 इक्वेशंस हैं उससे कर सकता हूँ, लेकिन अक्सर इट इज रिकमेंडेड दैट यू मेमोराइज सर्टेन रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट्स मेमोराइज करने हैं वो अभी आने वाले एग्जांपल्स में आने वाले हैं। मतलब अगर रेस्ट से h हाइट से छोड़ते हो तो नीचे कितनी स्पीड होती है ये मालूम होना चाहिए तुमको, √2g प्रूव कर दूंगा, लेकिन उसके बाद उसको याद रखनी है, ठीक है? और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है अगर h हाइट से गिर रहा है, तो √2h/g, ये सब चीज याद रखनी चाहिए हमको। हर बार छोटी छोटी चीज के लिए इक्वेशन बनाने में फिर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? क्योंकि जेई में अगर अच्छा करना है तो ये थोड़ी ना कि खाली सारी चीजें आनी चाहिए, आना कुछ भी काफी नहीं है, तुमको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए, आने चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जितने रेडीमेड रिजल्ट तुम्हारे दिमाग में याद है उतना अच्छा है, ठीक है? नहीं तो जो भी चीज मैं रेक्टेंगल में डालता हूँ कोशिश करो उसको याद रहे, डेराइव ना करना पड़े एग्जाम में, ठीक है? तो अभी सिंपल सा क्वेश्चन ही है, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। क्या है क्वेश्चन, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ टॉवर ऑफ हाइट h एज शोन। तो यहाँ पे h हाइट के टॉवर से मैंने बॉल को बस छोड़ दिया, ठीक है, रेस्ट से। फाइंड पार्ट ए टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम में ये नीचे गिर जाएगी। फिर क्या, पार्ट बी स्पीड एट द बॉटम, ये पूछा है। फिर क्या पूछा है, टाइम टेकन टू फॉल अ डेप्थ ईटा h फ्रॉम द स्टार्ट वेयर ईटा इज सम फ्रैक्शन, ऊपर से ईटा h तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है, ठीक है? और फिर क्या पूछा है, टाइम ड्यूरेशन टू पास अ विंडो एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ डेप्थ ईटा h टू म्यू h। तो यहाँ पे मान लो इस बिल्डिंग में कोई खिड़की है, ऊपर से ईटा h से लेके म्यू h तक ये एक्सटेंड करे, समझ गए? तो इस खिड़की के सामने कितनी देर तक वो फॉल रहेगी, उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, इनफैक्ट अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है तो म्यू h का टोटल टाइम पता है और ईटा h का टोटल टाइम पता है, तो सिर्फ दोनों को खिड़की के सामने का टाइम डायरेक्टली लिख पाओगे, जरूरी नहीं पूरी काइनेमैटिक्स इक्वेशन लिख ही लें, ठीक है? तो क्या लिखा, ये सब पार्ट्स मुझे सॉल्व करने हैं, ठीक है? डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलना है हमको, ठीक है? अभी यहाँ पे डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, कर सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, अपवर्ड को लो चाहे डाउनवर्ड को लो, फर्क क्या पड़ता है, ठीक है? काइनेमैटिक्स थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो क्या है, अभी टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, एस मेरा कितना है h, ठीक है? और एक्सेलरेशन को अभी +g लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो इसलिए +h। तो क्या लिखोगे, h इज इक्वल टू ut, u तो 0 ही है, प्लस हाफ gt स्क्वायर। टाइम सीधे सीधे क्या आ गया, √2h/g, याद रखना h हाइट गिरने के लिए √2h/g टाइम चाहिए, ठीक है? और स्पीड के लिए क्या करोगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as लगा दो। तो इनिशियल स्पीड तो 0 ही है और फाइनल स्पीड v, तो v स्क्वायर माइनस 0 इज टू 2g। तो कितनी आ गई स्पीड, √2gh। बाय द वे हम चाहते तो इसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी लिख सकते थे, हाफ mv स्क्वायर इज टू mgh से भी लिख सकते थे, ठीक है? अच्छा, सी पार्ट में क्या है, ईटा h डिस्टेंस गिरने के लिए कितना टाइम चाहिए। अभी ध्यान से देखो, मैं चाहूँ तो इक्वेशन लिख के कर सकता हूँ, बट
ध्यान से समझो, अगर ये ईटा एच है तो बॉल को थोड़ी ना पता कितनी हाइट के टावर से गिराया। सोचो कि इतना ईटा एच हाइट का टावर होता तो एच को सीधे ईटा एच से रिप्लेस कर दो, बात समझ आएगी नहीं। बॉल को नहीं पता उसको कितना गिरना है, ईटा एच गिरने के लिए क्या है, एच की जगह ईटा एच इसी में रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 ईटा एच बाई जी आ जाएगा सीधे सीधे, इज इट नॉट। बाकी तो इक्वेशन से भी हमने किया तो वैसे ही आ गया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ईटा एच लिख दिया, तो क्या है टी ईटा क्या आ गया √2 ईटा एच डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, ठीक है, ये कॉमन सेंस से ही लिखना चाहिए, बट ठीक है इक्वेशन से अभी शुरू में सीख रहे हैं तो इसलिए कर दिया हमने। ठीक है, this we could have directly written by substituting eta h for h in part b. The ball doesn't know the total depth of the tower. बॉल को नहीं पता कितनी टावर की हाइट है। ठीक है, फिर क्या है टाइम स्पेंड बिफोर द विंडो, तो हमें कहां से कहां तक जाना है, हमें म्यू एच से ईटा एच जाना है, ईटा एच से म्यू एच जाना है, तो ईटा एच के लिए टाइम निकाल लो और म्यू एच के लिए टाइम निकाल लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, टाइम बिफोर द विंडो आ जाएगा। ठीक, इसीलिए वो रिजल्ट याद होगा तो टाइम कम लगेगा, नहीं तो फिर बेसिक से करोगे ज्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो टी म्यू माइनस टी ईटा, तो क्या आ जाएगा √2 म्यू एच बाई जी माइनस √2 ईटा एच बाई जी, तो सीधे हमने अरिथमेटिक से सीधे लिख दिया टाइम, समझ गए कि नहीं, इतना टाइम लगेगा। फिर क्या पूछा, व्हाट इज द टाइम स्पेंट इन द फ्रंट ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के मिडल 1/3 को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो क्या करोगे, इसमें ईटा को 2/3 डाल दो और म्यू को 1/3 डाल दो, या अदर वे राउंड जो भी है। ठीक है, तो बस तो 1/3 के लिए क्या हो जाएगा √2/3 माइनस √1/3 आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो ये मेरे पास तो फॉर्मूला याद होने से हम सारा काम अरिथमेटिक में जल्दी जल्दी कर सकते हैं, जल्दी से टिक मार्क करके आगे बढ़ोगे, नहीं तो बैठ के थोड़ा रफ वर्क करोगे फिर आंसर निकालोगे, ठीक है, सिली मिस्टेक भी ज्यादा होने का चांस हो जाता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट सारे याद रखने हैं, जो भी रेक्टेंगल में मैंने डाला ये सारे रिजल्ट हैं बाय हार्ट याद रखेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, इसके बाद फिर और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और उसके बाद फिर ग्राफ्स वगैरह ये इंटरेस्टिंग पार्ट है काइनेमेटिक्स का, ये सब देखेंगे कैसे एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाते हैं, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू, स्टॉप हियर।